नमस्ते, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के जयपुर डायलॉग्स पर। और आप लोग बहुत समय से मुझे कहते रहे हैं कि साहब के ये हम लोग यूपीएससी देना चाहते हैं, लेकिन हम नकली आईएएस दिव्य कीर्ति टाइप से बहुत त्रस्त हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं असली आईएएस श्री अविनाश धर्माधिकारी जी से, जो कि 1986 बैच यानी मेरे बैच में आईएएस बने थे और 10 वर्ष में उन्होंने आईएएस छोड़ दिया था अपने सिद्धांतों के लिए। और उसके बाद फिर वो उन्होंने चुनाव भी लड़े, वो एक्टिविस्ट भी हैं। और चाणक्य मंडल नाम की संस्था, जो लोग भी रहते हैं दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र में, मुंबई में, और अब तो दिल्ली वाले भी जान गए हैं उनको। आपको स्वागत है अविनाश जी। और मुझसे जो है वो बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं यूपीएससी के बारे में, तो मैंने सोचा मैं आपको ही सीधे आमंत्रित कर लेता हूँ, क्योंकि आपका 20 वर्ष से अधिक का अनुभव है। तो एक जो प्रश्न मुझसे कई बार ये पूछा जाता है कि अब हमें यह पता चल गया, मैं पूछने वाले का कोट कर रहा हूँ, कोट ये है कि अब हमें ये पता चल गया है कि हमें झूठा इतिहास पढ़ाया गया है, हमें झूठा विमर्श अर्थात नैरेटिव बताया गया है। तो क्या हम यूपीएससी में जो कोई प्रश्न आते हैं या इस प्रकार के जो अन्य परीक्षाएं होती हैं उसमें इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं, तो क्या उसमें हम सही इतिहास लिख सकते हैं प्रश्न के उत्तर में? पहले तो संजय जी नमस्ते। अपने कार्यक्रम में कम से कम पहली बार तो मैं आपको संजय जी कह के पुकारूंगा। मुझे इस बात पे विशेष आनंद है, कह रहा हूं मैं, और आनंद हमारी वैल्यू सिस्टम में गर्व से भी ऊपर है कि मुझे इस बात का विशेष आनंद है कि संजय जी मेरे बैचमेट हैं। इस बात का विशेष आनंद है कि उन्होंने भी जो जयपुर डायलॉग के माध्यम से पूरा जो भारतवर्ष, उसकी संस्कृति, उसका सही अर्थ क्या है, और जो हमारे शत्रु हैं उनको भी सही तरीके से जवाब देने का एक व्यासपीठ निर्माण किया, उसको अब एक राष्ट्रीय आकार भी आ चुका है और लोगों का भी उसको बहुत अच्छा सपोर्ट है। सब देखते हुए मुझे भी बहुत खुशी होती है। आज जो आपसे वार्ता कर रहा हूं तो मौके का फायदा उठाते हुए मैं ये खुशी बता भी रहा धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। हूं। अब जहां से ये शुरुआत होती है कि इतिहास में अगर यूपीएससी परीक्षा में सवाल किए गए तो क्या हम सही इतिहास लिख सकते हैं, तो चलो वहीं से शुरुआत ही कर लेते हैं। क्योंकि पहले तो सालों से खुद मैंने जो पढ़ाई की, तब से लेकर के अब जो 26 से ज्यादा साल बच्चों को पढ़ा रहा हूं, उसमें या तो वो एनसीईआरटी की किताबें हों या आगे चल के जिस तरह से यूपीएससी का सिलेबस लिखा गया है, उसमें जिन किताबों का पढ़ना अनिवार्य समझा जाता है या जिन अखबारों का पढ़ना भी अनिवार्य समझा जाता है, तो मुझे तो तभी पता चला है कि ये एक तरह से वामपंथी इंडोक्ट्रिनेशन की व्यवस्था ही तैयार हो गई है। जी बिल्कुल। तो एक तरफ से सालों से तो मैं, जिसे हम कहेंगे कि सच्चा इतिहास क्या है, शास्त्र और दस्तावेजों के आधार पर सच्चा इतिहास क्या है, यह मैं खुद हमेशा से पढ़ता भी आया हूं और अब पढ़ाता भी आया हूं। तो जहां तक परीक्षा में उत्तर लिखने की बात है, जो हमें लिखना है हम बिल्कुल लिख सकते हैं। लिखित जो है मेन एग्जाम, और आगे चल के इंटरव्यू में जिन सवालों के जवाब देना है, तो वहां तो समझ लो कि लिखित एग्जाम है। तो एग्जामिनर को देखना है कि आपने अपने जो कहना है, वो जिन शब्दों में आपको कहने को बताया गया, उन शब्दों में आपने किस तरह से लिखा है। उसमें ये देखना जरूरी है कि जिस माइंड ने ये उत्तर लिखा है,
उसने जो सवाल किया गया है उसके चारों अंगों से, सभी अंगों से पढ़ाई की है, खुले मन से उस पे सोचा है, फिर एक स्वतंत्र बुद्धि के साथ उस पर विचार विमर्श किया है और आखिर में जो कहना है सटीक शब्दों में, जो शब्द मर्यादा वहां होती है उसमें लिख देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये जरूरी नहीं है कि वही वामपंथी इतिहास रटा जाए और वही वामपंथी जवाब दिए जाएं, और इस तरह की कोई उलझन या गलतफहमी रखने की कोई जरूरत नहीं है कि मान लो कल परसों तक तो यही हालात थे कि कमीशन पे भी जो लोग हैं वामपंथी हैं, क्योंकि उसी सरकार ने उनको वहां नियुक्त किया है। फिर जो सिलेबस तय करेंगे वो भी वामपंथी हैं। उस सिलेबस पे जो किताबें लिखेंगे वो भी वामपंथी है। एग्जाम जो सेट करेंगे वो भी वामपंथी है। जो जांचेंगे अपना आंसर शीट वो भी वामपंथी है। तो कहीं युवकों को ऐसे लगता है कि तो इसका मतलब है कि वही जवाब देना जरूरी है। तो मुझे लगता है, मैं आशा करता हूं कि मैं सबको आश्वस्त कर रहा हूं कि इस चिंता की कोई बात नहीं है। आपको अपना जो जवाब देना है वो देना है। वो देते हुए ध्यान में रखना है कि जो लिख रहे हो उसके प्रमाण चाहिए, उसके आधार चाहिए, जिसके कि संजय जी आप भी चर्चा करते हैं, हम भी करते हैं। तो समझ लो कि तथाकथित आर्यन इन्वेजन हो या माइग्रेशन हो, उस पे सवाल आ गए। तो पढ़ाई के आधार पर बिल्कुल शांति से लिखा जा सकता है कि न इन्वेजन के न माइग्रेशन के कोई प्रमाण है। उल्टे अगर कोई प्रमाण है तो सप्त सिंधवः, कि जो वेदों का समाज है, जिन्होंने वेदों का निर्माण किया, जिन्होंने अपना वर्णन आर्य किया, कहीं बाहर से नहीं आए हैं। अब 2.5 साल से ज्यादा हो गए इस सिद्धांत का, इस झूठ का प्रचार करते हुए। कोई प्रमाण नहीं है। अगर है प्रमाण वेदों से लेकर के आर्कियोलॉजी तक में, तो उल्टे प्रमाण है, जिसको कि श्रीकांत तलेगिरी जी कहते हैं आउट ऑफ इंडिया थीसिस। बिल्कुल। तो वो देना जरूरी है। आगे चल के जो पूरे इतिहास का अन्वयार्थ लगाने की बात है, तो मैं समझता हूँ कि ये पहले जवाब में मैंने ये क्लियर कर दिया है कि इस तरह से वामपंथी जवाब देने की ही कोई कंपल्शन नहीं है। लेकिन जो कहोगे उसमें प्रमाण हो, आधार हो, दस्तावेज हो, आर्कियोलॉजी हो, न्यूमिस्मेटिक्स हो, उन सभी आधार अगर आपने अच्छी तरह से प्रमाण दिए, समझ लो कि सिंधु संस्कृति, अब उसको सिंधु सरस्वती कहा जाता है, और राखी गढ़ी के बाद में तो ये पक्का हो चुका है कि वही लोग वैदिक लोग हैं। तो शांति से अपने यूपीएससी के जवाबों में भी एक आत्मविश्वास और आनंद के साथ हम लिख सकते हैं। वो वामपंथी ब्रेन वॉश की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जी, एक दूसरी बात और भी आती है आजकल, जैसे जब हम और आप आए थे और एग्ज़ाम दिया था हमने जिस वर्ष में, उस समय पे 2 ऑप्शनल पेपर हुआ करते थे और दोनों में ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते थे, 5-5 क्वेश्चंस होते थे और हम आराम से 2000-3000 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर दे सकते थे। लेकिन अब जो है वो प्रश्नों की संख्या अधिक हो गई है, शब्द जितने आप दे सकते हैं, जिसमें आप उत्तर दे सकते हैं, उनकी सीमा बाँध दी गई है और ऑप्शनल केवल 1 रह गया है। जनरल स्टडीज़ के पेपर 4 हो गए हैं और ऐसे जो है वो एक अलग हो गया है जिसमें आपको 2 ऐसे टाइप क्वेश्चंस मिलते हैं। हम्म। तो आप क्या मानते हैं कि यह जो पद्धति है, इससे वामपंथ का जो प्रभाव है, वो कुछ कम हुआ है? कह सकते हैं कि किसी हद तक तो कम हुआ है, लेकिन अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। जो भी सारी वामपंथी आकलन है, उन सब का जवाब देते हुए उनके सामने एक सशक्त वैचारिक आकलन प्रस्तुत करना भी जरूरी है, जो मैं मानता हूं कि विशेषकर पिछले 15 या 20 सालों में
एक तरह से वो भी आंदोलन चला है कि जो भारतीय संस्कृति हो, अध्यात्म की धारा हो, राष्ट्रवाद हो, उस आधार पर सही जवाब सामने रखे जाएँगे, तो कह सकते हैं कि किसी हद तक, लेकिन हमारी चर्चा में ये कहना ज़रूरी है कि इस मुद्दे पर अभी तक भी मैं चिंतित हूँ। एक मिसाल के तौर पर 2 बातें कह रहा हूँ। एक है, जो पिछले साल हम दिल्ली में मॉक इंटरव्यू कर रहे थे, जी। तो ऐसा एक नौजवान, उसका सही नाम मैं फ़िलहाल नहीं बताऊँगा, लेकिन चलो समझ लेते हैं कि उसका नाम है अंकित सिंह। उसका ऑप्शनल विषय इतिहास है और मॉक के लिए वो नौजवान सामने आके बैठा है और अनायास मैं उसको पूछ रहा हूँ कि इतिहास में आपने जो पढ़ाई की, उसमें आपको कौन आदर्श लगे? आदर्श लगे। संजय, आपको और सभी हमारा ये कार्यक्रम देखने वालों को आई विल रिक्वेस्ट देम टू होल्ड देयर ब्रेथ। किसी एक अंकित सिंह को मैं पूछ रहा हूँ कि इतिहास की आपने जो पढ़ाई की, उसमें आपको आदर्श कौन लगे? तो इस अंकित सिंह ने दिया हुआ जवाब है अलाउद्दीन खिलजी और बाबर। वाह! तो इतिहास का आकलन यहाँ तक आ पहुँचा है कि जो अ, इन्वेडर्स नहीं हैं, उनको बना दिया इन्वेडर्स, और जो बुरे से बुरे इन्वेडर हैं, अत्याचारी है, धर्मांध है, जिन्होंने छाती पीट के बताया कि मैंने काफिरों का कत्ल किस तरह से किया है, जो न इस देश से प्रेम करते हैं, न इस संस्कृति से, वो हमारे नौजवानों को लग रहे हैं आदर्श। तो उसने उस नई-नई अंकित, पद्मावत देखी होगी उस समय, वो पद्मावत फ़िल्म आई थी वो या तो रणवीर वो सिंह की। देखी होगी, या जो मध्ययुगीन इतिहास का आकलन है, वामपंथी आकलन, सतीश चंद्र, के ए निजामी, इरफान हबीब, तो इन्होंने तो जैसे कि इस्लामिक आक्रांता, इन्होंने भारतीय संस्कृति को और उजागर किया। इसी तरह से विकृत, मैं इसको कह रहा हूँ, न ये इतिहास के आधार पर टिकेगा, न ये सही है बिल्कुल, लेकिन ये हमारे नौजवानों को ये लग रहा है। और दूसरा है, एक नौजवान खुद राजस्थान से ही, और उसका मैं इसमें मॉक इंटरव्यू। 1 मिनट आपको थोड़ा रोकूँगा। हाँ, क्या आपने उससे आगे पूछा कि उसका कारण क्या था कि वो अलाउद्दीन पूछा है, खिलजी हाँ, और बाबर? पूछा, पूछा है। उसका जवाब ये है कि अलाउद्दीन खिलजी एक सशक्त प्रशासक था, जो उसकी मार्केट सिस्टम है, तो उसने पहली बार ये है कि कोई राज्यकर्ता मार्केट रेट पर नियंत्रण कर रहा है। और इंटरव्यू के बाद मैंने उससे ये भी चर्चा की कि क्या जानते हो कि अलाउद्दीन खिलजी ने वो मार्केट सिस्टम क्यों लाई और जिजिया लगा दिया, और कहा कि उसका मौलवी कह रहा है कि अगर मैं थूकना चाहता हूं तो हिंदू ने उसका मुंह खोलना चाहिए। तो उसके बाद वो ही जो अंकित सिंह है, वो अस्वस्थ था, दुखी था, और मुझसे संपर्क उसका जारी है कि फिर सर मैं क्या पढ़ाई कर लूं, ये आप बताइए। तो मैंने उस पर बता भी दिया था। लेकिन फिर ये जो वामपंथी आकलन प्रस्तुत करने की कोशिश अभी भी जारी है, अभी भी जारी है। जैसे भारत कोई एक है ही नहीं, कभी नहीं था। ज्यादा से ज्यादा अगर भारत है तो 15 अगस्त 1947 के बाद, लेकिन वामपंथी आकलन आज तक है कि नहीं है। एनसीईआरटी की किताबों से लेकर के, मात्र इतिहास की बात नहीं है, जीएस में भी नौजवानों को जो पढ़ना है, अभी तक समझा जाता है कि जीएस में जो हिस्ट्री कंपोनेंट है, उसके जी। लिए सारा रोमिला थापर, डीएन झा, आर.एस. शर्मा, हरबंस मुखिया, अर्जुन देव, इरफान हबीब, यही लिस्ट, यही आज तक चली आ रही है। तो जो मैं मेरे किस्सा मेरे बता समय रहा में था, भी यही थी। बिल्कुल, या बिल्कुल, मैंने तो इतिहास जो था वो ऐच्छिक लिया था। हाँ, तो एक राजस्थान से नौजवान था, जी। मॉक इंटरव्यू में मैं अनायास उसको सवाल कर रहा हूँ कि राजस्थान का पूरे भारतवर्ष में एक बहुत अहम योगदान है। तो ये बताओ कि ऐसे कौन से व्यक्तित्व हैं जिन्होंने भारतवर्ष को बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो इस नौजवान ने बहुत सारे नाम तो बता दिए, उसकी लिस्ट में राकेश झुनझुनवाला तक का नाम था,
लेकिन महाराणा प्रताप का नहीं था। वेरी गुड। यहाँ तक आप पहुँचे हैं बात, यहाँ तक आप पहुँचे, तो चिंता की ये बात है, हुँ, चिंता की। अब मैं नाम नहीं बताऊँगा क्योंकि नाम बहुत प्रसिद्ध है, और जिस व्यक्ति के बारे में कह रहा हूँ मेरी शुभकामनाएँ हैं, और किसी दिन वो व्यक्ति भी सही रास्ते पर आ जाए। लेकिन अपने इंटरव्यू में वो कह रही हैं कि औरंगज़ेब एक अच्छा प्रशासक था, और तिजोरी में पैसे नहीं थे इसलिए उसने जिजिया लागू कर दिया। तो वेरी अगर गुड। उसको पूछो कि जानती हो जिजिया क्या होता है? हुँ, अगर लागू कर दिया तो फिर सिर्फ हिंदू जनता पर क्यों लागू कर दिया? लेकिन ये वामपंथी ब्रेन वॉश अभी भी जारी है, नए जोरों से जारी है। मैं जो दूसरी बात कहने जा रहा था कि एक तो जीएस में भी इतिहास हो, या भारतीय समाज और उसकी समस्याएँ हों, उनका आकलन हो, या हमारा अनुभव यह है कि अब जो एक ऑप्शनल लेना होता है, तो हमारा अनुभव है कि 5 ऐसे विषय हैं जिनमें 90% से ज़्यादा नौजवान वही 5 विषयों में से लेते हैं। पाँचों आर्ट्स के हैं, हिस्ट्री, पोल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, और इन दिनों एंथ्रोपोलॉजी बड़े जोर से उभर कर आया है। जी। तो ये तो पाँचों विषय हैं कि जिनकी प्रस्तुति और जिनके आकलन में पूरा वामपंथ का जोर है। उन पाँचों में से किसी पर भी अगर उनको पूछा जाए, तो अनायास जो ब्रेन वॉश उनका होता रहता है, वो इसी तरह से होता रहता है। कल की बात बता रहा हूँ कि एक नौजवान का ऑप्शनल विषय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ओके, बात ये हुई कि वुड्रो विल्सन का एक निबंध था, उसका उसने बाद में किताब में रूपांतरण किया, और जो आधुनिक ज़माने के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के विचारक हैं। तो मैंने इंटरव्यू में उसको सवाल किया कि क्या कोई भारतीय विचारक है, जो कि लोक प्रशासन के महान विचारक माने जा सकते हैं? तो वो ऐसे बैठा रहा और कहा, सर सिलेबस में नहीं था। फिर मैंने उससे पूछा कि अभी कहाँ बैठे हो? तो उसने कहा कि चाणक्य मंडल में बैठा हूँ। तो मैंने कहा कि अभी भी कुछ याद नहीं आ रहा है कि खुद चाणक्य ही लोक प्रशासन का महान से महानतम विचार, लेकिन ये ब्रेन वॉश होते ही जा रहा है। वो सोशियोलॉजी में है, वो एंथ्रोपोलॉजी में है। मैंने सुना है कि एक कार्यक्रम में राजीव मल्होत्रा जी ने भी ये पॉइंट आउट किया है। हाँ, हाँ, तो राजीव मल्होत्रा जी ने आर्ट्स, पॉइंट आउट किया, मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था इसके ऊपर। या सुना मैंने वो। तो सही वैचारिक जवाब अभी भी प्रस्तुत करना ज़रूरी है सब विषयों में। तो ये अभी जो बात चल रही है, कई दिनों से हमने देखा है कि बातचीत होती रहती है कि एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, उसमें कुछ-कुछ हल्के-फुल्के बदलाव किए गए हैं। हुँ, अब जो नया जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी की जो बात हो रही है, उसका जो करिकुलम फ्रेमवर्क बन रहा है, उसमें इतिहास के विषय पर, समाज शास्त्र के विषय पर, उसमें भारतीय विचारकों की और जो अदर साइड जिसको कह सकते हैं, नॉन लेफ्टिस्ट, उनके विचारकों को सम्मिलित करने की बात हो रही है। इतिहास में सभी जो वंश हैं हमारे यहाँ इतिहास में, उनको हुँ। समान, उनके कालक्रम के अनुसार उनको समान स्थिति देने की बात हो रही है। ये कहीं कुछ आप रिफ्लेक्ट होते दिखाई पड़ रहे हैं या सिर्फ बातें ही हो रही हैं अभी तक? आधी फ्रेज़ में उसका वर्णन हो सकता है, टू लिटिल एंड अ बिट लेट। मैं टू लेट नहीं कहूँगा, हुँ, हुँ। लेकिन टू लिटिल बहुत धीरे-धीरे हो रहा है। कहीं-कहीं एनसीईआरटी की किताबों में से कोई एकाध दूसरा वाक्य निकाला जा रहा है, या एकाध दूसरा कोई परिच्छेद डाला जा रहा है। लेकिन जिस तरह के आमूल-चूल बदल की ज़रूरत है, वो अभी तक नहीं हो रही। ये बहुत बड़े दुःख की बात है। इस पर भी जो नीरज जी ने बहुत बड़ा काम किया है, मैं तो जी हाँ। नौजवानों को वो ब्रेन वॉश रिपब्लिक पढ़ने को बताता हूँ। तो पहली जो यूपीए सरकार थी, उन्होंने सत्ता में आते ही वो सारा सिलेबस बदल दिया, उसकी परिभाषा बदल दी, और उसमें कहीं कोई भारतीय संस्कृति के बारे में कोई
सही बात, कोई अच्छी बात, जिससे कि हर भारतीय व्यक्ति को अपने भारतीय होने पे गर्व महसूस हो, ऐसी तो है नहीं। और दुर्भाग्य की बात है कि जहाँ कहीं इस्लाम या क्रिश्चियनिटी का उल्लेख हो, तो बड़े सम्मान के साथ है। मैं समय के चलते एक ही उदाहरण पिकअप कर लूँगा उसमें से कि कुरान के बारे में बात करना है या बाइबल के बारे में, तो एनसीईआरटी की किताब कहती है कि ये होली बुक है या सेक्रेड बुक है। और वेदों के बारे में देख लो तो है कि प्रीस्ट, पुरोहितों ने इसकी कहीं सम्मान का एक शब्द तक नहीं है। कहीं पढ़ने वालों को लगे कि ये हमारा ये अच्छा शब्द है ग्रैंड नैरेटिव, कि सभी भारतीय संस्कृति का ये ग्रैंड नैरेटिव है, वो नहीं बताया जा रहा है, उल्टे बताया जा रहा है। और अगर उसमें सुधार ज़रूरी है, तो विशेषकर पिछले 8 सालों में वो ठीक ढंग से नहीं हुए हैं। मुझे ये कहते हुए कोई खुशी नहीं है कि एक वक़्त भारत के एचआरडी मिनिस्टर हैं प्रकाश जी जावड़ेकर, जो कि मेरे कॉलेज के दिनों से मित्र हैं। और इमरजेंसी के दरमियान जो आंदोलन चले उसमें हम लोग एक साथ शामिल हुए थे, मित्रता अभी भी है। लेकिन एचआरडी मिनिस्टर की हैसियत से उन्होंने कहा था कि हमने कॉमा तक नहीं बदला है। तो कहाँ की बात है कि हमने कॉमा तक नहीं बदला है? मुझे लगता है कि एक बहुत आसान बात करना ज़रूरी है कि एक टेबल के आसपास उन वामपंथी इतिहासकारों को भी बुलाओ और जो हमारे राष्ट्र और संस्कृति की का पक्ष रख रहे हैं उनको भी बुलाओ और बताओ कि दस्तावेज क्या कहते हैं, तो दूध का दूध और पानी का पानी कहा जाए। जो सारी खामियां बहुत अच्छी तरह से नीरज जी ने दिखा दी हैं, उनको बुलाया जाए मीटिंग के लिए और चर्चा हो के वामपंथियों को पूछा जाए कि ये फला फला विधान आपने जो किए हैं किस आधार पर किए हैं, और देख लो कि ओरिजिनल रिकॉर्ड ये कहता है, आपने किस तरह से डिस्टॉर्ट किया है, और फिर किताबों में वो सही किया जाए। तो हो रहा है अभी, लेकिन मुझे भी उसमें न समाधान है न खुशी है। बहुत बड़े बदल की ज़रूरत है। अब ये कहीं कहा जा सकता है कि थोड़ा 1 साल से ज़्यादा हुआ, जहाँ की केंद्र सरकार ने सुझाव, प्रस्ताव माँग लिए हैं कि इन किताबों में क्या सुधार चाहिए बताइए। उस पर बहुतों ने बता दिए हैं। अब उस पर मीटिंग वग़ैरह अगर होगी और आने वाले दिनों में अगर देख लेंगे तो बदल दिखाई देगा। लेकिन अभी तक बहुत दुःख की बात है कि जितना बदल होना चाहिए उन किताबों में, उतना अभी तक नहीं हुआ। अभी-अभी एक प्रस्ताव आया, बल्कि क्या मैं कहूँ कि संसद में एक प्रश्न के उत्तर में ये बताया गया कि छठी और 7वीं में जो है वो भगवद गीता को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाएगा। और एक और प्रोफ़ेसर कपिल कपूर जी को आप जानते होंगे, उन्होंने जो 2 पुस्तकें, बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स की जो 2 अ, उन्होंने बनाई है, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स पार्ट 1 और पार्ट 2, उनको आईआईटीज़ में ऑप्शनल्स के रूप में सम्मिलित किया गया है। 11वीं और 12वीं कक्षाओं में उनको लागू करने की बात हो रही है। तो आपको लगता है यह करना पर्याप्त है, या फिर हमें आमूल-चूल परिवर्तन के लिए किस प्रकार से हमारी ही सरकार पर दबाव डालना पड़ेगा? जितना किया अच्छा है, उसका स्वागत होना ही चाहिए। और प्रोफ़ेसर कपूर जी का तो योगदान तो बहुत महान है, और बड़ी नम्रता के साथ हम उनके सामने प्रस्तुत होंगे, तो अच्छी बात है कि वो है। और मैंने देखा है कि आईआईटीज़ के वातावरण में भी पॉज़िटिव परिवर्तन हो रहा है। या भगवद गीता छठी और 7वीं कक्षा में बताई जाए, अच्छी बात है। लेकिन मेरी धारणा है कि जिस किस्म का विष उन एनसीईआरटी की किताबों में है, उसको देखते हुए आमूल-चूल ही बदल होना ज़रूरी है। तो अ, बच्चों के जो माँ-पिताजी हैं, उन्होंने एकजुट होके अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए कि हमारी किताबों में हमारे बच्चों को गलत पढ़ाया जा रहा है। और स्कूल में से वो जब घर आएँगे, तो जब
विकृत किया हुआ गलत ही बताएंगे, तो घर के संस्कार और सारी संस्कृति पर गलत परिणाम हो रहे हैं। और बुनियादी बात यह है कि जो पढ़ाया जा रहा है, शास्त्र के आधार पर वो टिकने वाला नहीं है, सबूतों के आधार पर वो टिकने वाला नहीं है। तो ये गलत पढ़ाना बंद कर दो। ये जो प्रोटेस्ट है, ये समाज का, पेरेंट्स का, हमारा प्रोटेस्ट हमने सरकार तक पहुंचाना जरूरी है। मैं तो समझता हूँ एक वक्त मैंने इस कल्पना पर भी विचार किया कि स्वतंत्रता संग्राम के दरमियान जैसे विदेशी कपड़े की होली की गई, जलाया गया उसको, उस तरह से कहीं नौजवान और माँ पिताजी माने समाज को इकट्ठा करके ये एनसीईआरटी की किताबों को जलाया जाए। तो जाए ना जाए, और इसमें अगर वायलेंस दिखाई दे अलग बात है, लेकिन इस समाज के रूप में सरकार पर ये प्रेशर बढ़ाना जरूरी है कि इन किताबों में बुनियादी परिवर्तन चाहिए। जी। अब एक और जो विषय है जिस पर बहुत बातचीत होती रहती है, वो ये है कि ये जो आजकल जो यूपीएससी और दूसरी जो परीक्षाएं हैं, विशेषकर प्रशासनिक परीक्षाएं हैं, उनके लिए बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, या हम यदि उचित कहें तो कोचिंग की दुकानें खुल गई। बिल्कुल। और इनमें से कुछ के जो बहुत बहुचर्चित हैं, अपने आप को आईएएस कहते हैं। मैंने तो प्रमाण भी मांगा था श्री दिव्य कीर्ति जी से कि भाई आप बता दीजिए कि आप कह रहे हैं कि आप आए थे, तो आप कृपया जिस वर्ष में आए थे तो उस वर्ष का आपकी या तो रैंक बता दीजिए, या आपको ऑफर लेटर होगा वो बता दीजिए। तो वो तो आज तक अब बताते नहीं है। मुझे लगता है कि या तो आए ही नहीं है, या रैंक इतनी कम है कि शायद नहीं बताना चाहते हैं, जो भी हो। और फिर उसका लाभ उठा के लोगों को आकर्षित करके, और उसके बाद पूरी तरह से भारतीय संस्कृति, राष्ट्रवाद इत्यादि के ऊपर वैसे ही पाठ्यक्रम में काफ़ी विष है, उस विष को 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना और परिष्कृत करके और वो इंजेक्ट करते हैं। तो आपका क्या अनुभव है कि क्या इस प्रकार के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो वास्तव में इस प्रकार का जो उनको देते हैं विष, उससे वो उनको परीक्षा में सफलता दिलवा पाते हैं, या कि केवल एक असफल प्रतियोगी बनाकर छोड़ देते हैं पूरे समाज को विकृत करने के लिए अगले 40, 50, 60 साल के लिए? तो एक तो बहुत दुख की बात है कि ये यूपीएससी कोचिंग का रूपांतरण दुकानदारी में हो चुका है, और जम के बड़ी-बड़ी फीस लेके उसमें पढ़ाया जाए, तो उसका और परीक्षा में भी सफलता। और मैं तो कहता हूँ कि यूपीएससी की कोचिंग भी हो तब भी ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि उससे बढ़ के जीवन नाम की चीज़ ज़्यादा बड़ी है, समाज और हमारा देश, हमारी संस्कृति बड़ी है। तो इनमें कहीं ये संस्कार है ही नहीं कि ये मेरा देश है, जो लोग हैं मेरे लोग हैं, ये हमारी संस्कृति है, और जो हज़ारों सालों से चली आई है, उसने एक आधुनिक रूप निर्माण किया है। और अगर मैं सिविल सर्विस में जाऊँगा, तो इस देश की सेवा के लिए जाऊँगा। ये तो संस्कार तो है ही नहीं, मैं अपनी तरफ से जो काम करना चाहिए कर ही रहा हूँ। लेकिन बड़े दुःख की बात है कि जम के पैसे लेके फिर जो स्पून फीडिंग हो, और रट्टेबाजी है, तो जो पढ़ाया जाए वही रट लो, वही लिख लो, वही परीक्षा में लिख लो तो तुम्हें सफलता मिल जाएगी। और फिर जब नौजवान रिजल्ट देखते हैं तो कहीं तो उनको लगता होगा या लगता था, मैं मानता हूँ कि जो काम मैं कर पाया हूँ उसमें भी बहुत बड़ी सफलता है। इन्हीं संस्कारों और विचारों को लेके नौजवान अपने उत्तर लिखते भी हैं, और अब सफल भी होते हैं, और भारतवर्ष में टॉपर्स भी बनते हैं। लेकिन एक तरफ एनसीईआरटी की किताबों से लेकर के यूपीएससी के सिलेबस तक मूल रूप से उस पर वामपंथी प्रभाव है। इसलिए जो यूपीएससी की तैयारी के लिए किताबें लिखी जाएंगी,
वो किताबें उसी वामपंथी आधार पर लिखी जाती है। फिर नौजवान उन्हीं किताबों को पढ़ते हैं। बहुत सारे कोचिंग क्लासेस में वही पढ़ाया जाएगा, वही इतिहास हो, कुछ नाम है और भी नाम है। मैं जानता हूँ कि आप वो नाम जानते भी हैं कि वो वही पढ़ाएँगे। वो किताब दिखाते हैं कि मैं जो इतिहास पढ़ाता हूँ, इस किताब से पढ़ाता हूँ। ये आर.एस. शर्मा की इंडियाज़ एंशिएंट पास्ट। तो जिन्होंने अपना पूरा दिमाग लगा दिया है कि गुप्त काल प्राचीन भारतवर्ष का सुवर्ण युग नहीं कहना चाहिए, लेकिन हुँ, शाहजहां का काल ये मात्र मध्ययुगीन भारतवर्ष का सुवर्ण काल समझना चाहिए। हुँ। जबकि उस इतिहास की चर्चा हम समय के चलते अभी नहीं करेंगे, लेकिन ये विकृति है, बिल्कुल विकृति नहीं, है। ये तो हमें पता है कि कितने लाख लोग जो है वो शाहजहां के कारण अकाल में मारे गए, या या दुर्भिक्ष में, हुँ, और वो स्वर्ण तो काल है उनके बिना लिए। ये बताए हुए एक तरफ़ा बताया जाएगा और फिर जिसे कि हम कहते हैं, एक मराठी में कहावत है, आगीत तेल, कि माने आग लगी है, उसमें और तेल भी डाला जा रहा है, तो आग भड़क उठेगी कि कुछ-कुछ तो जो नाम आपने लिया उसके साथ-साथ और भी कुछ नाम हैं, जो खुद भी कॉन्शियसली वामपंथी हैं, तो बड़े इंटेलिजेंट तरह से वो उस वामपंथ का आकलन विद्यार्थियों तक पहुँचाएँगे। और देख लो कि रामायण के बारे में चर्चा करनी हो, जी। वो चाहे वाल्मीकि रामायण हो या फिर तुलसी रामायण हो, तो वो महर्षि वाल्मीकि खुद कवि कुलगुरु तुलसीदास जी और प्रभु श्री राम के बारे में जिस तरह से बात करेंगे, उसका 10वां हिस्सा भी वो अन्य धर्मों के बारे में इस तरह से इंसल्टिंग बात नहीं करते हैं। और बड़े दुःख की बात है कि वहाँ क्लास में वो एक तो जो कह रहे हैं गलत ही कह रहे हैं, और बिना कॉन्टेक्स्ट के कोई एक पंक्ति उठाओगे, ये नहीं बताओगे कि वो कहाँ से आती है, क्यों आती है, वहाँ का संदर्भ, वो क्या प्रसंग है और किस कॉन्टेक्स्ट में, ये बिना बताते हुए आप कहोगे और उस पर जोक करोगे। और मैं देख रहा हूँ कि नौजवान ठहाका मार के हँस रहे हैं कि उनको नहीं लग रहा है कि ये सरासर गलत भी है और जो हो रहा है हमारी संस्कृति का अपमान हो रहा है। तो वहीं हम पहुँचते हैं कि ये वामपंथी इंडोक्ट्रिनेशन की व्यवस्था पक्की है और बहुत सारे नौजवानों को तो उनके खुद समझ में नहीं आता है कि ये विचार उनके इस तरह से क्यों बने, क्योंकि वो वामपंथी इंडोक्ट्रिनेशन है और बहुत सारे कोचिंग क्लास में वही चलता रहता है। आपके अनुभव में जो इस समय वर्तमान व्यवस्था है, उसमें साइंस और इंजीनियरिंग और ह्यूमैनिटीज़ के ग्रेजुएट्स के इस समय क्या अनुपात है जो सफल होते हैं? यूपीएससी हुँ, का हुँ। अगर एक उदाहरण ले लें तो सिविल सर्विसेज़ के एग्ज़ाम का। एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी है, ओवरवेलमिंग इज़ द वर्ड, ओवरवेलमिंग बहुत बड़ी मेजॉरिटी है इंजीनियर्स की। यहाँ तक है कि जो भारतवर्ष में टॉप 20 रहेंगे, उसमें से 15 या 18 तक इंजीनियर्स रहते हैं। उसमें भी बहुत बड़ी संख्या आईआईटीज़ की है, जैसे एक परंपरा सी बन चुकी है कि कुछ-कुछ तो आईआईटीज़ हैं, जो कि अब इन दिनों शायद इंजीनियरिंग के लिए कम जाने जाते होंगे, लेकिन सिविल सर्विस के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं। तो इंजीनियर्स का प्रमाण बहुत है, तो उस ब तुलना इसलिए जो जिन लोगों ने, जैसे मुझे ध्यान है कि मैं भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आया और हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ऑफ़र की। तो हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस एज़ अ सब्जेक्ट पढ़ी उस समय तो पूरी तरह से हमारे समय में तो पूरी तरह से वामपंथ की छाप होती थी। तो उसको हुँ, जिस प्रकार से पढ़ाया जाता था, पढ़ के एग्ज़ाम पास करने के बाद फिर उसका हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं रहा, हुँ। क्योंकि वो केवल एग्ज़ामिनेशन पास करने के लिए पढ़ी गई थी। तो आपको लगता है कि सिविल सर्विसेज़ संभवतः वामपंथियों के प्रभाव से काफ़ी कुछ इसलिए बची हुई है कि जो हुँ। हार्डकोर जेएनयू से हिस्ट्री पढ़ के आए हुए या पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी पढ़ के आए हुए लोग हैं, वो सफल नहीं हो पा रहे हैं? इस पर थोड़ा मुझे सोचना पड़ेगा, मेरे मन में थोड़ी आशंका है। काश आप जो कह रहे हैं सही हो।
लेकिन कहाँ तक है, क्योंकि वो जो विचार, उनका बीज बोया जा चुका है और फिर वो जब सरकारी व्यवस्था में उपस्थित हो जाएँगे, वहाँ नीतियों की चर्चा करनी है। वो तो उनको तय करना है संविधान के आधार पर, और जो लोगों ने चुनी हुई सरकार है, उनकी नीतियों पर चलना है। लेकिन जो मन में जो विचार है, वही उनका प्रभाव अगर चलता रहे, तो उसका फिर फाइलें किस तरह से चलेंगी, नीतियों पर अमल किस तरह से किया जाए, ये तो होता ही रहेगा। कुछ-कुछ अधिकारियों के नाम भी हैं कि जो आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, उनके आईएएस होते हुए जो वामपंथी विचारधारा का प्रभाव है, और अब कहा जाता है कि उनका किसी अंतर्राष्ट्रीय जो भारत विरोधी शक्ति है, उनके साथ उनके अच्छे संबंध बने हुए हैं। हाँ जी, हाँ, वो तो तो हमारे इफेक्टिव एसडीओ सेमिनार में भी आए थे, ध्यान है आपको हाँ, एक दिन। हाँ, या बाद में डायरेक्ट। कई सारे आए थे, वो ना? भी आए थे जिनका आप नाम ले रहे हुँ, हैं, हुँ, दर्शक समझ गए होंगे। हुँ, उसके अतिरिक्त मेधा पाटकर भी आई थीं, स्वामी अग्निवेश भी आए थे, सारे के सारे जो विभूतियाँ थीं वो सब पधारे थे, हम लोगों हुँ, को ट्रेन करने के लिए, और मुझे लगता है उनमें से बहुत सारे आज भी आते हैं। या हल वहाँ एक आशा की किरण है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से युवकों से जब मैं सुनता हूँ कि लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी में अब किस तरह के मेहमानों को बुलाया जा रहा है, किनसे बात हो रही है, तो उनमें अब हैं ऐसे विचारक कि जो अपना भारतीय पक्ष रखते हैं, अब उनको बुलाया भी जाता है। अब नौजवान अधिकारियों की तरफ से उनका स्वागत भी होता है और बहुत अच्छा वार्तालाप होता है। तो इसमें मैं देखता हूँ कि कोई तो आशा की किरण इसमें है। चलिए, ये तो कम से कम समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, हुँ, क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है और हमने देखा है बहुत-बहुत जो आदर्शवादी युवक-युवतियाँ भी आते हैं, हुँ, वो कुछ ही वर्षों में परिवेश में ढल जाते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि दे गेट हाउस ट्रेन्ड वेरी क्विकली। या वो हुँ, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो उनको अपने में ढाल लेती है। तो आपको पिछले 2014 से लेके 8 वर्ष हो गए लगभग, एक हुँ, राष्ट्रवादी सरकार है। हुँ। आपको कोई ब्यूरोक्रेसी के रुख में, उसकी रीति में कोई परिवर्तन थोड़ा बहुत दिख रहा है? दिखता है, दिखता है। विशेषकर जो दूसरा टेन्योर है 2019 के बाद, उसमें दिखता है। पहले टेन्योर में जो कि अनुभव के आधार पर सुनने में आता था, तो एक तरह से सरकार और ब्यूरोक्रेसी में एक तरह का संघर्ष जारी था। मेरे तो सुनने में ये किस्सा तक है कि नरेंद्र मोदी जी जब दूसरी बार चुन के आए, तो उन्होंने सारे वरिष्ठ सेक्रेटरीज़ की एक बैठक की और कहा कि आप लोगों ने मेरा पहला टेन्योर करीब-करीब खा लिया, अब दूसरी बार तो अच्छी तरह से सहयोग कर लीजिए। वो उनका अनुभव गुजरात का गवर्नेंस चलाते हुए भी था। तो यहाँ केंद्र में आने पर दूसरी टेन्योर में हम अनुभव कर रहे हैं। हालाँकि वहाँ भी बहुत दुःख के साथ ये कहना मेरा कर्तव्य है, अब जब बात चली है तो कहना मेरा कर्तव्य है कि जो भी ब्यूरोक्रेसी के रुख में, नूर में बदल है, वो भी टू लिटिल एंड अ बिट लेट। तो परफॉर्मेंस असेसमेंट हो, या अगर केंद्र में आपका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो रिपैट्रिएशन हो कि जाओ अपने राज्य में वापस चले जाओ। पहली बार तो केंद्र में जो अधिकारी थे वो उनका एक तरह से तांता लगा था कि हमें अपने राज्य में वापस जाना है। लेकिन उस हिसाब से दूसरी बार थोड़ा सुधार है, थोड़ा परफॉर्मेंस असेसमेंट में है, जो कि 360 डिग्रीज़ परफॉर्मेंस असेसमेंट हो। वैसे मैं एक छोटा-सा किस्सा कम से कम शब्दों में बताता हूँ। जी, जी। मुझे इस बात पे आनंद है कि चाणक्य मंडल में जो अधिकारी तैयार हुए, वो अब जाके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लेकर के बहुत अच्छी जगहों पे काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं।
तो उसमें से एक ने मुझे बताया, पहले टेन्योर के दरमियान ही, कि प्रधानमंत्री जी ने सारे सेक्रेटरीज को बताया कि आपका जो पहला पोस्ट था एसडीएम, तो वहां जाओ और देख लो कि आप जब एसडीएम थे तब से लेकर के अब तक विकास में क्या फर्क हुआ है, क्या कहीं कोई फर्क हुआ है। और इसके लिए 30 दिन की मोहलत दी सबको, केंद्र में जो सेक्रेटरी थे, 30 दिन की मोहलत दी। तो अब उन सारे सेक्रेटरियों ने ये समझ लिया कि ऐसा तो कहा जाता है, कहीं इसका फॉलोअप नहीं होता है, तो किसी ने कुछ नहीं किया। 25वें दिन के बाद पीएमओ से जब मैसेजेस आना शुरू हुआ कि अब आखिरी 5 दिन बचे हैं और आपको पीएमओ को रिपोर्ट देना है, उसके बाद जम के भागदौड़ शुरू हुई। और अगर जो केंद्र में कोई थे सेक्रेटरी जो कि मणिपुर कैडर से थे, तो उन्होंने वहां के एसडीएम से संपर्क करके कि भाई मेरा टूर प्लान कर लो, मैं देखना चाहता हूं, तो उन्होंने रिपोर्ट वगैरह वो दे भी दिए। और दूसरी टेन्योर के बारे में मुझे दिल्ली से एक फीडबैक है कि एक वो जमाना था जब गोल्फ कोर्स दोपहर के 3 के बाद भरे हुए हुआ करते थे इन अधिकारियों से, तो अब शाम तक गोल्फ कोर्स खाली रहते हैं और नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक भरे हुए रहते हैं। तो मैं मानता हूँ कि अगर वर्क कल्चर में कोई सुधार हो, उम्मीद करता हूँ कि वर्क कल्चर में भी सुधार हो और जो देश के प्रति निष्ठा है उसमें भी सुधार हो। अब इस चर्चा को हम यहीं विराम देंगे अविनाश जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कई ज्वलंत मुद्दों पर बड़े निर्भीक और स्पष्ट विचार रखे, और हम आशा करेंगे कि हम समय समय पर आपसे इसी प्रकार चर्चा करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, धन्यवाद।